हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आप में से एक इंसान है जिन्होंने मुझे बोला कि जो कुछ भारत में हुआ है कांग्रेस के टाइम पर, इमरजेंसी के दौरान उसके ऊपर वीडियो आपको बनानी चाहिए। उनका नाम था किशोर चन्नी। अब मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हुआ क्या था, और ये नौजवान जो हमारी पीढ़ी है उन्हें पता होना चाहिए, और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपके जो नौजवान बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाना, बिकॉज उनके काम की चीज है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं अमेरिका में, भारतीय हैं, पंजाबी हैं। वो रेवोल्यूशनरी चीजें क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारी वीडियो देखने के बाद कि वो सारी की सारी अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं, नो हाउ है, वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और जो भारत के इंजीनियर हैं, अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं वीडियोस बनाने वाला हूं उनके साथ। मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को लेकर आगे जाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, भारत का नाम रोशन करें। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार हमें जॉब्स नहीं मिल रहे। हमेशा जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्लस अगर आपके बच्चे अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि मेरा जो मुहिम है वो सिर्फ मोदी जी को हिलाने का, उन्हें समझाने का काम नहीं है। इवन नौजवानों को मैं चाइना के अंदर भी बहुत गाइड करता हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको मार्क्स इकट्ठे करने हैं, आगे जाके क्या करना चाहिए, कौन सी लाइन है, कौन सी इंडस्ट्रीज को कौन कौन सी चीजें चाहिए। जो आप आज सीख सकते हैं, कल को जाकर आप एक एसेट बन जाएंगे, देश के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। तो अगर आपके बच्चे नौजवान हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं या जा रहे हैं, उनको हेल्प की जरूरत है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी हेल्प पूरा तरीके से करूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से सजेशन ओपनली आपको मिलेंगी, पूरी मैं हेल्प करने वाला हूं आपको इसके लिए। लेकिन आज की वीडियो उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हमें फ्यूचर की नॉलेज होनी चाहिए, हमें पास्ट के भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। सोच के देखिए, अगर नौजवान जो पीढ़ी है आज की, अगर इन्हें फेसबुक यूज करने की परमिशन ना हो, अगर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अगर कोई भी चीज पोस्ट करनी है, पहले सरकार को भेजनी पड़े, वहां से अगर यस होगा तो ही आप पोस्ट कर सकते हो, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने वो टाइम देखा हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में इमरजेंसी का वो टाइम देखा हुआ है। मैं बहुत छोटा था, बट कहानियां सुनी हुई हैं। दोस्तों, ये वो टाइम था जब अखबार के अंदर कोई भी चीज बिना सरकार की परमिशन के प्रिंट नहीं होती थी। टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम दिखाया नहीं जाता था। यानी कि हर जगह पर बोलने लिखने की पाबंदी थी, सेंसर था हर चीज। और आज की जो पीढ़ी है वो कल्पना नहीं कर सकती कि जो लोग 40 साल पहले जिन्होंने जो कुछ देखा हुआ है वो कैसे जिए होंगे, कैसे वो इस घुटन में अपना टाइम निकाला होगा। आज राहुल गांधी, उसी इंदिरा गांधी का पोता, वो आज बोलता है कि संविधान खतरे में है। किस दिन बोला है? 25 जून को, पार्लियामेंट में खड़े होकर, उसी 25 जून को जहां पर 40 साल पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और जुल्म का ऐसा दौर चलाया था कि जिसका कोई हद नहीं है। और सवाल यह है कि 40 साल पहले देश में क्या हुआ था ऐसा कि इमरजेंसी लगानी जरूरी थी इंदिरा गांधी को। उसमें भी झूठ बोला गया, और झूठ भी कैसे फैलाया, सब समझाऊंगा आपको। अब हुआ क्या था कि जो कांग्रेस के नेता थे चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि स्थितियां ऐसी हो गई थी देश के अंदर कि इमरजेंसी लगानी जरूरी थी। विपक्ष ने ऊपर ओपनली सरकार को धमकी दी थी कि तुम्हारी जो सरकार है उसे उखाड़ कर हम फेंक देंगे। उन्होंने फौज को बोल दिया कि भाई इनके हुक्म को मानने की जरूरत नहीं है। अब हम इस सरकार को, ये गंदी सरकार को, क्योंकि गंदी फैमिली तो है ही है, इसे उखाड़ कर हम फेंकने वाले हैं। आप सोच के देखिए, सरकार को फेंकने की बात तो राहुल गांधी भी बार बार बोलता है। क्या उसके लिए मोदी जी को इमरजेंसी लगानी चाहिए? सीधा ओपन क्वेश्चन है राहुल गांधी को भी और आपसे भी, कि आज राहुल गांधी बोलता है कि हम उखाड़ कर फेंक देंगे इस गवर्नमेंट को, हम मोदी की सरकार को चलने नहीं देंगे। क्या हमें इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए? अगर इंदिरा गांधी को हक था तो व्हाई नॉट नाउ? बट उस वक्त हुआ क्या था? अब जो इमरजेंसी है उसका इन्होंने बहाना बनाया कि हमारी सरकार को गिरने वाले थे, अपोजिशन वाले मिलकर।
और इस मुद्दे को लेकर इन्होंने इमरजेंसी लगा दी और एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू किया जो कभी हमने ना पहले सुना था, ना कभी उसके बाद सुना है कि जो इमरजेंसी है वो लगाने का मुद्दा एक ही था कि बगावत हो रही है देश में, हालात अच्छे नहीं हैं और इसलिए इमरजेंसी लगानी ज़रूरी है। सच ये है कि सरकार की नीतियों की वजह से महँगाई 20 गुना में कि 20% से ऊपर बढ़ चुकी थी। गुजरात हो, बिहार हो, वहाँ पर जो छात्र थे, वो आंदोलन कर रहे थे। उनके नेतृत्व जो करने वाला पूरा का पूरा ये ऑपोजिशन थी, वो सड़कों पे आई हुई थी और इंदिरा सरकार को लगता था कि भई अब ये ऑपोजिशन वाले हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमारी सरकार गिर जाएगी, इमरजेंसी लगा दो। और इमरजेंसी लगाने का एक रीज़न और भी था। इमरजेंसी लगाने से पहले रामलीला जो मैदान है, उसके अंदर रैली निकाली गई ऑपोजिशन की तरफ से, जिसका नेतृत्व किया था हमारे तब के लोकप्रिय जो नेता थे जयप्रकाश नारायण। उनकी अगुवाई में 25 जून 1975 को एक बहुत बड़ी रैली की गई। उसके अंदर दुनिया की हर कोई ताकत वहां पे खड़ी थी कि इंदिरा को हिलाना है, इसकी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि उसकी नीतियां ही कुछ ऐसी थी। इंदिरा गांधी को इस जो मीटिंग हुई है 25 जून को, उससे हालात समझ आ गए कि अब वो अपनी सरकार को बचा नहीं सकती और इसलिए उसने एक दोबारा से षड्यंत्र रचना शुरू किया कि यहाँ पर तो बगावत होने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मुझे इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। उससे पहले एक हरकत और हुई थी। इंदिरा गांधी जो जब ये वहाँ पे गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 जून को, तो वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक फैसला सुना दिया, जिससे वो बेचैन होती, जिसमें रायबरेली से उनका चुनाव बिल्कुल रद्द कर दिया गया था कि तुम अब दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकती अगले 6 महीने तक। सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पर भी कोई राहत इंदिरा गांधी को नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने एक सलाह ली, एक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो वहां पे मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर, उनसे सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए और उन्होंने सलाह दे दी कि भैया तुम तो कुछ मत करो, तुम्हारी सरकार चली जाएगी तो मेरी गद्दी भी चली जाएगी, तुम इमरजेंसी लगा दो। जो वरिष्ठ नेता इंदिरा गांधी के जो सहायक थे आर के धवन, वो भी उन्होंने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है इस इमरजेंसी के लिए, इंदिरा गांधी तो है ही है, लेकिन साथ में ये जो सिद्धार्थ शंकर रे थे, वो भी थे, क्योंकि उन्होंने ही उल्टी पट्टी पढ़ाई थी इंदिरा गांधी को। और 29 जून को कांग्रेस विरोधी जो ताकतें हैं, उन्होंने हड़ताल का आह्वान भी दिया हुआ था, इसलिए 25 जून को ही इमरजेंसी लगा दी गई। आधी रात को इमरजेंसी की घोषणा करी थी। यही सारे काम आधी रात को अंधेरे में ही करते हैं कांग्रेसी, वही काम किया। 25 और 26 जून की जो बीच में जो रात होती है, यानी कि 25 की रात को इमरजेंसी के आदेश दे दिए गए, ये बोलकर कि राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने साइन कर दिए हैं इमरजेंसी लगाने के लिए। और अगली सुबह इंदिरा गांधी रेडियो भी ऊपर आती हैं और संदेश देती हैं पूरे भारत को, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि झूठ था ये, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी और उसे प्रेशर कर किया गया था कि भैया मुसलमानों को फ्री पास दे दिया जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ इमरजेंसी की फाइल के ऊपर साइन कर दो। और वो तो बेशर्म कौम का आदमी है ही है, उसने भी बेशर्मी से साइन कर दिए। और देश में जो इसने बोला था कि घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सब कुछ उल्टा हुआ। देश में इतने भर भर के गिरफ्तारियां हुई हैं बिना किसी रीजन के। आतंक का दौर शुरू हो गया, दिन रात लोगों को पकड़ा गया और जो लोग रामलीला मैदान में गए थे उस रैली में पार्ट लेने के लिए, उन सबको पकड़कर जेल में किया गया। सारा दिन इंदिरा गांधी और इसका बेटा बैठकर सिर्फ लिस्ट बनाते थे कि किस किस को अंदर करना है। जितने भी अखबार थे, अखबार के दफ्तरों की बिजली बंद कर दी गई ताकि जो रैली हुई थी 25 जून को, उसके बारे में कोई भी खबर छप ना सके। सारा दिन यही काम होता था कि कैसे ऑपोजिशन को का गला घोटना है। जो ये सारे ये पत्रकार हैं, इनकी दुकानें कैसे बंद करनी है और वही चीजें प्रिंट होगी जो इंदिरा गांधी चाहेगी। संजय गांधी ने अपनी मन मर्जी से
सारे काम किए और जिसको चाहा उसको गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। जो लोग इंदिरा गांधी की और संजय गांधी की बात नहीं सुनते थे, उन्हें सबसे पहले पकड़ के अंदर किया गया और कोशिश करी गई कि अंदर ही उनका दम घुट जाए। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना दिया गया था और जेलों का इतना साइज नहीं था, ठूस-ठूस के भरा जेलों के अंदर लोगों को। आप देखिए 26 जून से ही ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। जयप्रकाश नारायण हो, मोरारजी देसाई हो, ऐसे बड़े-बड़े नेता सबको गिरफ्तार करके अंदर किया गया। लेकिन ये सिर्फ अभी शुरुआत थी, क्योंकि जुल्म का दौर अभी शुरू होने वाला था जो 19 महीने तक इस देश में चलाया गया। अब आप सोच के देखिए कि ये आपातकाल जिसको बोलते हैं या इमरजेंसी, इसका मतलब होता क्या है? ये भी नौजवानों को आज की डेट में ये पता होना चाहिए। ये जो इमरजेंसी का दौर होता है, इसका मतलब है कि आम आदमी की जो आवाज है, उसे कुचला जाएगा और उसके पास ह्यूमन राइट्स भी नहीं होंगे। उसके पास अनलिमिटेड अधिकार गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं धारा 352 के तहत। अधिकार क्या थे? अधिकार ये थे कि इंदिरा गांधी जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा, विधानसभा के इलेक्शंस करवाने की जरूरत नहीं थी। मीडिया हो, अखबार हो, उसके अंदर बोलने लिखने की आजादी नहीं थी। सरकार कोई भी कानून लेकर आ सकती थी, वो पास करवा सकती थी, कोई रुकावट ही नहीं। क्यों? ऑपोजिशन खत्म कर दी गई थी। और उसी दौर में आपको मालूम है एक काला काम और हुआ, सेक्युलर वर्ड को डाल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिना किसी ऑपोजिशन के और सारा का सारा समीकरण चेंज कर दिया। सारे विपक्षी नेता जेल में थे और ये कहर का दौर चलता रहा इस देश के अंदर। और जो यहाँ पर कानून व्यवस्था थी बुरी तरह से बिगड़ती हुई दिखाई दी। कर्नाटक में जितने भी बड़े-बड़े अभिनेता थे, उन्हें भी दबाया गया। मुंबई के अंदर जो ये फ़िल्म इंडस्ट्री होती है, उन्हें बोला गया कि आपको हमारे खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है। हमारी तारीफ़ों के पुल बाँधने वाले आपको गीत लिखने पड़ेंगे। किशोर कुमार ने मना कर दिया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करवा दी गई। और भी जो लोग थे, गुलज़ार थे और थे जिनकी आवाज़ बुलंद थी, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। कुछ भी चलने नहीं दिया। और एक मूवी आई कुर्सी का किस्सा, उसे दबा दिया गया। उसके जितने प्रिंट थे वो जला दिए गए क्योंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। ये वो टाइम था जहां पर किसी को किसी भी चीज की आजादी नहीं थी। बड़े नेता हो, आम पब्लिक हो, इवन की जो फिल्म स्टार हैं, कोई भी हो, किसी को भी बोलने लिखने की आजादी नहीं थी, कुछ भी सोचने की भी आजादी नहीं थी। लेकिन इसमें कुछ काम अच्छे भी हुए। अच्छे ये हुए कि जो बड़े-बड़े नेता आज बने हुए हैं, जैसे कि लालू, नीतीश, सुशील मोदी, ये सारे जेल में थे। और कहाँ थे? जहाँ पर और बड़े-बड़े नेता भी वहाँ थे। रोज़ पॉलिटिक्स की बातें होती थी। यानी कि एक क्लासरूम बन गया था जेल के अंदर और इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत या पढ़ाई-लिखाई वहीं जेल से शुरू करी है और वही चीज़ आज तक चलती आ रही है। यानी कि एक तरफ जो पुराने नेता थे वो खत्म हो रहे थे क्योंकि किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का पेट खराब हो गया, परमानेंटली बाहर निकलते ही मौत हो गई। और दूसरी तरफ ये नए पौधे राजनीति के वो उगने शुरू हो गए, पैदा होने शुरू हो गए, बढ़ने शुरू हो गए। तो ये सारा दौर था जिसके अंदर ये सारे काम किए गए। संजय गांधी ने वीसी शुक्ला को जो है एक वो बनाया था संचार मंत्री, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वहां पर रोक लगाने के लिए हर चीज, हर पाबंदी लगा दी गई। पूरा फ्री पास दे दिया कि किसी को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, जो मैं चाहूंगा वही आएगा। और आज ये सारे कांग्रेसी है, ये मोदी जी को बोलते हैं तानाशाह। द प्रिंट हो, द वायर हो, ये जितने यूट्यूब के ऊपर आते हैं लोग, सोशल मीडिया हो, वहां पर हर चीज रोज मोदी जी को घेरने के लिए आर्टिकल छपते हैं। कोई भी चीज इनके ऊपर नहीं की जाती, लेकिन ये बोलते हैं मोदी जी तानाशाह। तानाशाही क्या होती है? ये उन लोगों से पूछिए जिन्होंने वो काला तौर 19 महीने का इंदिरा गांधी के अंडर देखा है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनको सूट करता है जब इनकी सरकार होती है। कोई और सरकार आ जाए, कोई भी कार्रवाई कर रही हो, ये सहन ही नहीं कर सकते। अब बॉलीवुड का बता दिया आपको मैंने, मीडिया का बता दिया। अब उसके बाद जितने भी ये लोग हैं ऑपोजिशन के, उनके साथ जो कुछ हुआ वो बता दिया। अब आते हैं एंड में कि एकदम से
ये इमरजेंसी खत्म कैसे हो गई? जो संजय गांधी हैं, उन्होंने एक बार वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को ये कहा था कि हमारा ये फैसला था कि हम 35 साल तक इस इमरजेंसी को चलाते रहेंगे ताकि इलेक्शंस करवाने की जरूरत ही ना पड़े। जितने बड़े-बड़े नेता हैं, वो तब तक मर चुके होंगे। नई पीढ़ी हम खड़े होने नहीं देंगे। हमेशा के लिए सरकार कांग्रेस की ही रहेगी। लेकिन संजय गांधी की मां ने अचानक से चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। उसका रीजन था संजय गांधी खुद। संजय गांधी ने जो नसबंदी का काम किया था, उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण जो माहौल था वो बिल्कुल बिगड़ना शुरू हो गया और वो संजय गांधी चाहते थे कि यहाँ पर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो कॉकरोचों की तरह बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर रोक लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंदिरा गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? राष्ट्रपति आपको मालूम है वो मुसलमान था। उसने भी बोला भी भैया इसको खत्म करो वरना तुम्हारे अगेंस्ट मुसलमान ही बगावत करनी शुरू कर देंगे। इसलिए 19 महीने के बाद अपनी गलती को देखते हुए एक एहसास हुआ और बिल्कुल एहसास क्या था? लोगों के गुस्से का एहसास हुआ। इसलिए 18 जनवरी 1977 को अचानक से इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि मार्च के अंदर लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। 16 मार्च को चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और संजय दोनों हार गए और 21 मार्च को 21 मार्च 1977 को जो इमरजेंसी थी उसे खत्म कर दिया गया। इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन पीछे जो यादगार है, ये हमारी बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो काला धब्बा ये छोड़ के चले गई इंदिरा गांधी, यानी कि गांधी फैमिली। ये हमारे लिए और हमारी नई पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सबक है। और मोदी जी ने 25 जून को एक स्टेटमेंट दिया था कि जो 25 जून को हमारे देश में 1975 को हुआ था, ये दोबारा कभी भी होना नहीं चाहिए। यानी कि एक तरफ कांग्रेस आपातकाल लगाती है और दूसरी तरफ ये बोलती है कि मोदी जी इमरजेंसी लगाने वाले हैं। और मोदी जी बोल रहे हैं कि दोबारा नहीं होना चाहिए बिकॉज़ उसमें गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ जाती है कि हमारे पास कुछ भी बोलने लिखने की इजाज़त ही नहीं है। और ये हमारी आज की पीढ़ी शायद इसे ये पता भी नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान पे क्या कुछ हुआ था। आज भी आज भी और इस इलेक्शंस में भी जो नई पीढ़ी है, उन्हें इतना भ्रमित किया गया है कि उन्होंने भरकर कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी को नहीं दिया। और जो हिंदू था, जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का टाइम देखा हुआ है, वो वोट देने गया ही नहीं। और यही विडंबना है इस देश की। दोस्तों, मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, जो मैंने शुरू में बोला था, ये सारी चीजें नौजवान पीढ़ी को पता होनी चाहिए और ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। प्लस उनके जो दुख दर्द है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, वो मेरे साथ साझा कीजिए। मैं आपकी आवाज को उठाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म आपको समर्पित करता हूं। अगर आप आना भी चाहते हैं मेरे शेयर के इस शो के ऊपर, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने बच्चों को बोलिए वो आएंगे, दे कैन डू अ शो विद मी। अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखिए और हम लोग उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आई विल हेल्प यू टू द लास्ट मिनट, जब तक कि मैं ये शोज कर रहा हूँ। कब बंद कर दूंगा मुझे खुद को पता नहीं है, बिकॉज मुझे जब तक चेंज दिखेगा कि चेंज हो रहा है भारत में भी, भारत की सोच में, भारत में तरक्की हो रही है, तब तक मैं काम करता रहूंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नो बडी इज बॉदर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन द कंट्री एंड इन देयर लाइव्स, मैं इस काम को बंद कर दूंगा बिकॉज मैं भी अपना टाइम निकाल कर ये सारे काम करता हूँ अपने लिए। सो थैंक यू for listening, for sharing, for supporting till now. Thank you. Jai Hind and Vande Mataram. Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.